वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हमारे साथ हैं जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आपके बच्चे के हवाले से आज हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। आज मेरी कोशिश तो ये है कि मैं सवालात कम करूं, आपने सवाल करने हैं, टेलीफोन कॉल करनी है। अगर आपके बच्चे का कोई मसला है, न्यू बॉर्न से लेकर अगर आपका बच्चा 8-9 साल तक का है तो आप सवालात कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर आपको लगता है कि खाना ठीक से नहीं खा रहा, अगर आपका बच्चा सो ठीक से नहीं रहा, अगर आपके बच्चे को आप खुद फील करते हैं ना, मदर से ज़्यादा कौन बेहतर फील कर सकता है, चिड़चिड़ापन है या फिर उसकी कुछ हैबिट्स को लेकर आप परेशान हैं, या फिर बच्चा आपका सही तरह से पढ़ नहीं पा रहा है, खाना अगर वो खाता है तो सही तरह से उसको आप कहते हैं ना कि खाना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, खाना जिस तरह से खा लेता उस तरह से उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने बच्चे को खाने में क्या दे रही हैं, क्या देना चाहिए। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, अभी पोलियो की कैंपेन चल रही है, पोलियो के हवाले से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप तमाम सवालात कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस इस वक्त ओपन है। टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर दिखा दीजिए जी, इस पर आप कॉल करके अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। बच्चे को खाने में क्या देना चाहिए, बहुत सारे बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं, नाश्ता कर ले तो पेट दर्द की शिकायत बार बार करते हैं, ऐसे में आपने क्या करना है। बच्चे के लिए तीनों टाइम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में फूड ग्रुप कौन कौन से ऐड करने हैं, कुछ चीज़ें हम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट इश्यूज जो आपको फेस करने पड़े ना अपने बच्चे को लेकर, अगर आपका बच्चा सोता प्रॉपर नहीं है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, अगर आपके बच्चे को कोई आप अगर खुद फील करते हैं कि कोई ऐसा इशू है जो कि आप बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ बच्चों का मुसलसल गला ही खराब रहता है। अभी तो फिलहाल सीजन है ऐसा कि मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का मुसलसल गला खराब रह रहा होता है, मुसलसल पेट खराब रह रहा होता है, कुछ चीज़ें बच्चे हजम नहीं कर पा रहे होते हैं। सो ये कुछ इश्यूज हैं जो बच्चों में अक्सर हमें नज़र आ रहे होते हैं। अगर आपके बच्चे को बुखार फ्रीक्वेंटली चढ़ा है, आप बार बार मेडिसिन देते हैं, 8-10 दिन बाद दोबारा से बुखार हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें, बच्चे की अगर नज़र वीक है, आपको फील हो रहा है, तो कुछ उसके सिम्टम्स आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज के शो में आपने पूछनी है। आप अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं हमें कॉल कर सकते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहराम ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वायरल इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को ना नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। सो ऐसे में हमने करना क्या है? एकदम से एंटीबायोटिक पे कुछ लोग आ जाते हैं, हमें स्टार्ट में क्या दूसरी मेडिसिन देनी है फिर एंटीबायोटिक पे जाने, और एंटीबायोटिक की ज़रूरत कब होगी? थैंक यू वेरी मच कि आपने बुलाया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ना, जो मौसम चेंज होने की वजह से जो चीज़ें ज़्यादातर होती हैं बच्चों में, वो होती हैं वायरल इन्फेक्शंस। बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उनका नज़ला ज़ुकाम, खांसी होती है। और इसकी जो सिम्टम्स होते हैं ना बच्चों के, वो ये होते हैं एज वाइज होते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ सांस की रफ्तार तेज़ होने की वजह से होते हैं, कईयों को बुखार होता है, बाज़ वक़्त बुखार भी प्रेडिक्ट नहीं होता, बच्चे रिलेक्टेंट टू फीड, दूध पीना छोड़ देते हैं, छोटे बच्चे जो कि न्यूनेटल एज में होते हैं 1 to 6 मंथ में। तो इन चीज़ों के मुताबिक फिर हम बच्चे का इलाज करते हैं। और जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ना, बेसिकली जितनी भी ये हमारी रिसर्च है या जितने भी मैक्सिमम चीज़ें हैं, ये हमारी अब्रॉड से हैं, अमेरिका, लंदन बेस्ड या यूके बेस्ड ये चीज़ें होती हैं। तो उनमें क्योंकि मौसम की वाइटलिटी बहुत ज़्यादा है, वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से वो ज़्यादातर वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अच्छा। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में। और क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो फ्लू वैक्स का ज़्यादा चांसेस होते हैं, नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होता है। तो होता ये है कि शुरू में इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चा फीड कर रहा है, बच्चे को वॉमिटिंग नहीं हो रही, बच्चे को फीवर नहीं हो रहा, बच्चे का एक्टिव है, और अगर उसके अलावा हल्का सा फीवर होता है, बच्चे का थोड़ा सा लेथार्जिक होता है, तो डॉक्टर को चेक करवाएं। और अगर CBC, CRP टेस्ट वगैरह हम करा के देखते हैं तो अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो इनिशियली इसको कंटिन्यू किया जा सकता है विदाउट एंटीबायोटिक। लेकिन अगर बच्चे की वर्सनिंग हो गई है, खांसी बढ़ गई है, दूध पीना छोड़ दिया है, सांस की रफ्तार तेज़ है और सैचुरेशन ऑक्सीजन की मकदार जिस्म में कम हो रही है, उस सूरत में फिर अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द हम फिर ये डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी एंटीबायोटिक्स लगनी चाहिए और कौन सी नहीं लगनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो है हमारी पेरिफेरी के लिहाज से, जो हमारे डॉक्टर्स जो कि दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, उनका इन पे प्रेशर भी होता है पेरेंट्स का, और दूसरा पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि जी बच्चों को जी टीका लग जाए, हाँ जी, इंजेक्शन लग जाए। तो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो एंटीबायोटिक की जो चॉइसेस हैं
वो बहुत कम होती चली जा रही हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो बच्चे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के लिए आते हैं, वो हमारे पास तब आते हैं जब वो 4 से 5 एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं। बिल्कुल। और वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन के साथ ले चुके होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो उसका प्रॉपर वर्कअप होने के बाद आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम एंटीबायोटिक्स टर्शरी केयर में या कोई किसी भी अच्छे सेटअप में स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन ये ज़रूर बहुत है कि माँ बाप को ये चाहिए कि डॉक्टर्स के ये ना हो कि जी आज ही, उनको ये ख्याल होता है कि आज ही खांसी हुई है तो आज ही ख़त्म होनी चाहिए, नहीं, ये तो possible बुखार नहीं। ये है तो आज ही, उनकी ये डिमांड होती है कि जी हमारा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन इनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जैसे बच्चा यकदम बीमार नहीं होता, इस तरह बच्चा यकदम ठीक भी नहीं होता। इसको टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ा सा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, फॉलोअप की ज़रूरत होती है, और एक थोड़ा सा बिलीव करने की ज़रूरत है डॉक्टर पे ऐसे ही। कि जी जो मेरा डॉक्टर या जो मेरा फिजिशियन कह रहा है वो मेरे बच्चे के लिए या मेरे लिए बेहतर है, ठीक हो उसको गया। फॉलो करें। डॉक्टर साहब, खांसी की सूरत में बच्चे को क्या चावल बिल्कुल नहीं देने, क्या दूध बिल्कुल नहीं देना? बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं ना, अच्छा बच्चे को खांसी आ रही है, इसको चावल नहीं देने हैं, इसको दूध नहीं देना है। नहीं, बिल्कुल ये मिथ्स है, ठीक है, ये बिल्कुल देनी चाहिए बच्चे को। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो याद रखें, आजकल तो सारी चीज़ न्यूट्रिशन पे आ गई है। अब देखें ज़्यादातर आप न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादा वो बता रही होती है ये चीज़ खाएं, ये चीज़ ना खाएं। और ये रूल है कि 2 तरह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। एक इम्यूनिटी बूस्ट होती है कि आपकी अपनी डाइट से, कि जो आप खा रहे हैं चीज़, क्योंकि वो खाएंगे तो कैलोरीज जाएंगी, आपके अंदर न्यूट्रिशन होगी, तो आप इस चीज़ बीमारियों से लड़ सकेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि बाज़ औक़ात बच्चों को किसी चीज़ से एलर्जी हो, उस सूरत में आप चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, दूध में मीठा ज़्यादा हो, बच्चों को डायरिया वगैरह लग जाता है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि जी उसको अवॉइड कर लें। और काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, उसमें हम कह सकते हैं कि ना दें दूध का बच्चे को। राइस से बाज़ औक़ात बच्चों को होती है, लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि इन चीज़ों से बच्चे को मसले मसाइल नहीं होते। आप दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मिकदार में दें, बैलेंस डाइट दें। और जो खांसी बाज़ औक़ात आती है ना, वो होता है रिफ्लक्स की वजह से। ठीक है। कुछ लोग जो बच्चों को ना दूध ही पिलाते जाते हैं, तो जब दूध थोड़ा सा मैदे से नाली से निकल के गले में आता है ना, तो उसको टच करता है ट्रेकिया को, सांस की नाली को, तो उसको रिफ्लक्स के तौर पे बच्चे खांसी करते हैं। तो उसके लिए भी डाइट थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी ज़रूरत होती है कि उसको सॉलिड डाइट देने पे जाएं, बच्चे को अब सीधा ना लटाएं, अपराइट रखें, इस तरह की चीज़ें की हमें वो करनी पड़ती है। कुछ बच्चों को ना बार बार 10-15 दिन बाद रिपीट हो जाता है बुखार, बार बार बुखार हो रहा है, क्या वजह होती है उसकी? जो मेन चीज़ तो ये होती है ना, इसमें होता है कि जी कोई ऐसा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जो मुकम्मल तौर पे ट्रीट नहीं हुआ। क्योंकि जो भी बुखार होता है ना, उसका फोकस होता है, जैसे कि यूटीआई हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है। अगर बच्चों को बार बार हो रहा है ना, तो उसमें सबसे पहले देखना ये ज़रूरी है कि आया कि ये बुखार है भी कि नहीं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लोग अपनी पर्सनल को ना उस पर लेके आते हैं जी कि जी मेरा बच्चे का सर गर्म हो रहा है, मैंने हाथ लगाया है, इसका सर गर्म हो रहा है, इसकी बॉडी गर्म हो रही है। देखें, चलिए फिर आज हमें गाइड कर दें कि प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, किस तरह आप घर में बच्चे का बुखार चेक कर सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीक़ाकार तो ये है कि जी जब भी आपको लगे कि जी बच्चे को बुखार है, तो थर्मामीटर लेके बगल में रखें, 2 मिनट के लिए रखें। ठीक है। और जितना बुखार 2 मिनट के बाद आप इसमें मेजर करें, उसमें 1+ करना है आपने। ठीक है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च, अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस, टेम्परेचर हम तब कहते हैं, फीवर हम तब कहते हैं जब 100.4 से ज़्यादा हो फ़ारेनहाइट। ओके। अगर 100.4 से ज़्यादा नहीं है तो वो फीवर नहीं है। ठीक है। बेसिकली आपकी टेम्परेचर वेरिएशन होती है, मॉर्निंग पे आपका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है, नाइट पे थोड़ा सा कम होता है। और अब जो कि सर्दियाँ आ गई हैं तो हमारे वो होते हैं जी पहली सर्दी आ रही है, बच्चों की पहली गर्मी आई है। बीइंग ए मदर आपको ये आपने बड़ी सुनी होंगी बातें कि जी इसको ठंड ना लग जाए, तो बस ये हमेशा बीमार रहेगा। हाँ, हमेशा बीमार रहेगा। उसमें लोग ज़्यादा कवर करना शुरू कर देते हैं, और उसमें फिर जब आप कवर करें तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। अगर आपको लगे जी कि टेम्परेचर हाई हो रहा है तो आप उसकी कवरिंग जो है वो कम करें, उसकी लेयर्स कम करें, और उसके बाद टेम्परेचर चेक करें। ठीक है, 1-2 मिनट लेयर्स कम करने के बाद। अगर तो वो 100 से नीचे है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है, 100.4 से ज़्यादा है, तो वो आप ज़रूर चेक करवाएं डॉक्टर को। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप घर में पैरासीटामोल दे सकते हैं जी मुफ्त। अगर आसानी के लिए मैं कह दूं कि एक पैराडोल है जो ओवर द काउंटर मिल जाती है, कैलपूल है, ये चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन खुद से एंटीबायोटिक स्टार्ट ना करें। और दूसरी चीज़ ये भी मैं कहूँगा कि आप कहते हैं ना बार बार बुखार हो जाता है, उसमें ये होता है कि जी जो मदर्स होती हैं ना, बच्चे बार बार बीमार होते हैं तो उनके पास प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं डॉक्टर्स की, उन्होंने डॉक्टर से लिए होते हैं कि जी ये डॉक्टर साहब इनू
पंजाबी में वो ये कहते डॉक्टर साहब मैंने पहले ही गला खराब सी तो हुन भी इंदा गला खराब होया हुन मैं फिर यही दवाई दे मतलब आपके आने से पहले वो 2-3 दफ़ा रिपीट कर चुके होते हैं। वो नहीं तो ये ज़रूरी है कि हो सकता है उसको जो पहली दफ़ा बुखार हो वो किसी और वजह से हो, बिल्कुल दूसरी दफ़ा जो बुखार है वो किसी और वजह से हो, तो वो फिजिशियन ही या पीडियाट्रिशियन ही बता सकता है कि जी, और उसके मुताबिक वो फैसला करता है और कि काइंडली बच्चों के लिए सेल्फ मेडिकेशन जो ना हाँ जी, वो बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी वो दोनों हाँ, तरह से दोनों के लिए, नुकसानदेह है, बट हाँ। उसको जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे वो ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, क्योंकि आजकल मैंने कल ही अपनी बच्ची को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए हैं, सो वायरल इन्फेक्शन नज़ला जुकाम बुखार के साथ पोलियो के ड्रॉप्स पिला सकते हैं डॉक्टर साहब, सेफ है? जी जी बिल्कुल पिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। हाँ, अगर अनटिल अनलेस कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसमें बच्चा एडमिशन हो जाए बच्चे का, या सांस की रफ्तार तेज़ हो, बुखार हो रहा हो, डायरिया हो, उस सूरत में हम ये कहते हैं कि आप अवॉइड करें। ठीक है। वरना आप दे सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है जिसमें हम कह दें कि ये नहीं पिलाएं, आप पिला सकते हैं। फ्लू वैक्सीन के बारे में भी मैंने आपसे पूछना था कि मौसम चेंज होने से पहले आपकी वैक्सीनेशन में आई थिंक वो ऐड नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप लगवा लें तो सर्दियों में आपका बच्चा सेफ रहेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, फ्लू मैंने आपको पहले यही बताया था कि इम्यूनिटी या जो ताकत बूस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो अपनी ताकत अपनी डाइट से बेहतर कर सकते हैं, अपनी खुराक से बेहतर करें। दूसरी ये चीज़ होती है कि इम्यूनाइजेशन वही चीज़ होती है, जो वही जरासीम होते हैं जो कि आपको बीमार करते हैं। उसका ये वैक्सीन का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जब आप हल्की सी कोई गंदगी उसी ही जरासीम को मकदार ताकत में कम करके आपके जिस्म के अंदर एंटर करते हैं, तो उसमें उस जरासीम के मुतल्लक मैसेज आता है कि ये जरासीम हमारे जिस्म के अंदर एंटर हो गया है, और उसके ख़िलाफ़ चीज़ें बनना, जिस्म में लड़ने के लिए चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। आम तौर पे ये नॉर्मल तौर पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो जो फ्लू वैक्सीन होती है, देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस एंड टाइप्स ऑफ फ्लू वायरसेस, इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हैं उसकी टाइप्स, लेकिन उसमें यह है कि उसमें थोड़ी सी मिकदार में ये वैल्यू वैक्सीन जब एंटर करते हैं तो बच्चों में या बड़ों में इम्यूनिटी आ जाती है, तो फ्लू होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर होती भी है तो उसकी जो सिविरिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये आप लगवाएं, 6 महीने के बाद बच्चों को भी लगवाया जा सकता है। और ख़ास करके हम ये कहते हैं कि पीक्स ऑफ एज जो है ना, एक तो छोटे बच्चों को और बड़े जो कि एजिड हैं उनको लगवाएं, और जो कि जिनको एलर्जी का मसला होता है, एस्थमेटिक्स हैं, दिल का मसला है, वो तो ज़रूर लगवाएं। ठीक हो गया। क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा भी मसला आ जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाता है हार्ट, रेस्पिरेशन में सैचुरेशन ड्रॉप करना शुरू कर जाती है। अगर निमोनिया वर्स हो जाए तो उनके लिए मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाई रिस्क पीपल को ज़रूर लगवानी चाहिए बच्चों में, जिनको कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, दमे के मसले हैं, सांस की नाली का मसला है, और जो एजेड हैं 50+ हैं उनको तो ज़रूर लगवाना चाहिए। इसका नुकसान कोई नहीं होता, इसका फ़ायदा ही है। और अगर लग जाए तो सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स कम ज़रूर हो जाते हैं, अगर हो भी जाए तो। चलिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है सबा जी। सबा, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा बच्चा 3 साल का, एक तो वो रात को सोता बहुत लेट है, और दूसरा ये है कि वो वक्त पे से ना उठता रहता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह से? वैसे नॉर्मल चीज़ है थोड़ी। जी जी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, आजकल ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा है स्लीपिंग पैटर्न्स के लिहाज से। बेसिकली जो स्लीपिंग पैटर्न्स है ना, वो डिपेंडेंट होता है बच्चे की जो स्लीप ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। ठीक है। और आजकल जो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने की जो मेन वजह है वो 2 हैं। एक तो है कि जी बच्चे को अगर आप 3 साल तक दूध ही पिलाई जा रही हैं, कुछ माएँ ज़्यादातर ये होता है कि सॉलिड डाइट नहीं देती, तो अगर बच्चे को भूख लग रही है तो इसकी वजह से बच्चा जाग सकता है। दूसरी ये चीज़ होती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं आजकल जो आते हैं वो रात को खुद लेट सोते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके बच्चे की जो वेरिएशंस हैं, बच्चे की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि कुछ क्योंकि जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बच्चों को चाय देने का रुझान बढ़ जाता है जिस्म गर्म रखने के लिए, तो उसमें वो बच्चे के माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिविटी बढ़ जाती है बच्चों को, जिसकी वजह से भी बच्चों को नींद नहीं आती। लेकिन इसमें ये चीज़ ज़रूर याद रखने की है कि बच्चों को सोने के लिए कोई दवाई नहीं देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि
बच्चों को आपका सोने के लिए दवाई देंगे तो जो आप इन फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ तो उनकी जो न्यूरोनल कनेक्शंस डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है। सही। तो उस सूरत में बच्चे को मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, एल्डरली लाइफ में उनका IQ लेवल ड्रॉप कर सकता है और ये चीज़ें हो सकती हैं। उसमें यही है कि आप बच्चे की डाइट थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश करें, जो अगर बच्चे को कोई मसले मसाइल हो रहे हैं वो देखें, और मोबाइल का यूज़ कम करें, TV का यूज़ कम करें, और एक हेल्दी पैटर्न खुद डेवलप करें सोने का। हाँ, वो ज़्यादा अगर आप खुद डेवलप करेंगी तो फिर बच्चा भी उसी को ही फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा आपको मसला हो रहा है, कोई इरिटेबिलिटी हो रही है, कोई ज़्यादा मसला हो रहा है, तो अपने करीबी डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर जाके चेक कराएं कि वो देखे क्या है कि कोई और मसला तो नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो सिर्फ देख के ही पता चल सकते हैं, बगैर देखे आप उसको पिक नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको जाके ज़रूर चेक करवाएं अगर ज़्यादा मसला हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ है कि अपने खुद का पैटर्न ठीक करें, मोबाइल का यूज़ कम करें, TV का यूज़ कम करें। ठीक है, मिसेज आतिफ ने हमें ज्वाइन किया है, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। अच्छा, पहले तो मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसे वो छोटा था तो उसको खांसी और ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, तो हमें मोस्टली जिस तरह डॉक्टर वगैरह कहते थे कि जब ये बड़ा होगा ना तो ये ठीक हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये मसला होता है, जिस तरह कहते हैं ना गले पड़ जाते हैं बच्चों को, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है, लेकिन ये स्टिल वैसा ही है। 11 साल का वो हो गया है, लेकिन उसको स्टिल यही इशू है, जैसे ही मौसम चेंज होता है और उसको खांसी और गला दर्द और ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, और उसके लिए फिर हमें डिफरेंट मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि यानी कि बड़ा हो के भी उसको ये इशू रहता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है बस हम उसे कोल्ड ड्रिंक से और इन चीज़ों से अवॉइड करवाना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप बहुत मेरी फेवरेट एंकर हैं, मुझे बहुत आप पसंद हैं। थैंक यू और बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका प्रोग्राम देखने का भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन या गला ख़राब होने की मल्टीपल काजेज़ हैं, खांसी की मल्टीपल काजेज़ हैं। ठीक है, लोगों का ये ख्याल होता है जी खांसी जो है ना सिर्फ गला ख़राब होने की वजह से है, लेकिन ये नहीं होता। गला ख़राब होना एक वन ऑफ द रीज़न, जिसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, फ्रेंजाइटिस कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो कहते हैं ना बार बार हो जाता है मौसम चेंज होने की वजह से ना, सर्दियों में ख़ास करके, या स्मोग आने की वजह से। तो बच्चों में कुछ बच्चे एस्थमेटिक्स होते हैं, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, बच्चों की सांस की नालियों की तंगी हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनको खांसी आती है, और उनको जो खांसी आती है वो रात को ज़्यादा आती है एस्थमेटिक्स में, और उस सूरत में भी आपने फिर उसमें नेबुलाइजेशन होती है, उसमें फिर ट्रीटमेंट वो प्रॉपर देते हैं जिसकी वजह से वो रिलीव होता है, तो वो एक ये काज हो सकती है। दूसरी टॉन्सिलाइटिस की वजह से बार बार बुखार या गला ख़राब हो सकता है। अच्छा। तो उस सूरत में आपने ये करना है कि एक तो बच्चे की जो है, एक तो इसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बच्चे की न्यूट्रिशन ठीक करें, और साथ उसको फ्लू वैक्सीन लगवाएं, निमोनिया का एक बूस्टर होता है वो लगवाएं, जो अगर डॉक्टर ये कहता है कि बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है। और बच्चे के बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चे को गर्ड हो रहा होता है। गर्ड ये होता है कि बच्चे की मैदे से कुछ चीज़ें निकल के सांस की नाली में आ रही होती हैं, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद या खाना खाने के दौरान वो रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से उसको खांसी होती है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, इन्फेक्शन के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे को ये इन्फेक्शन हो सकती है। एलर्जी इज़ द मेन रीज़न, जो कि रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, रिपीटेड खांसी की काज होती है। तो उस सूरत में आप चेस्ट एक्सरे करवा के, मुख्तलिफ टेस्ट करवा के, जो टेस्ट जो डॉक्टर आपको गाइड करते हैं उसके मुताबिक करें। ठीक है। तो इसमें अगर बच्चे को आपको ये ज़्यादा मसला हो रहा है तो फ्लू वैक्सीन तो ज़रूर लगवाएं। ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर साहब एक कॉलर वेट कर रहे हैं, फरहत हाशमी जी, सवाल कीजिए। जी अभी बात करते हैं। जी जी, सवाल कीजिए। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से बोल रहा हूँ, और मेरे एक्चुअली अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस्ड विद 4 मेरे ग्रैंड सन्स हैं, एक डॉटर, एक छोटी मेरी पोती है जो कि अंडर 5 इयर्स ऑफ एज है। ये बच्चे ओकेजनली जो बेटे हैं पोते हैं मेरे, वो बीमार होते रहते हैं, और हम ये कह के रूल आउट कर देते हैं कि ये वायरल है, उनको फिर सेल्फ मेडिकेशन में चले जाते हैं, ज़रा लेट होता है तो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं हम, और अगर डॉक्टर मेडिसिन नहीं देता है और बच्चे की बीमारी बढ़ जाती है तो और परेशान माँ बाप हो जाते हैं, बिकॉज इंजेक्शन या एंटीबायोटिक ही दी जाए तो वो रिकवर होना शुरू होते हैं।
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 4 साल 5 साल के बच्चों की क्या खुराक आप सजेस्ट करते हैं कि बच्चे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, रेजिस्टेंस बेहतर हो और माँ बाप की उनको उसको इतना प्रोलॉन्ग ना करें उनकी बीमारी को कि वो क्रॉनिक सूरत हाल में चले जाए। मतलब चेस्ट इंफेक्शन हो गया तो पता चला नमूनिया हो गया, खांसी हो गई तो खांसी नहीं रुक रही है, नज़ला हर वक्त रहता है, बच्चों को खांसते रहते हैं, नज़ला उनका निकलता रहता है। किस तरीके से माँ बाप जो है एजुकेटेड माँ बाप ये बात वो किस तरीके से बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी देखें, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो है न्यूट्रिशन, वैक्सीन सबसे पहले हैं कि बच्चे की जो वैक्सीन हैं वो प्रॉपर कराएं, ठीक है। और वैक्सीन में अक्सर लोग 1-2 वैक्सीन करवा के मिथ्स डेवलप हुई हैं, लोगों को मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं वैक्सीन के बारे में। जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन भी लगाती है उसको भी लोग जाके नहीं लगवाते। एक तो ये है, इसको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वैक्सीन करवाएं सारी की सारी प्रॉपर, और कुछ वैक्सीन जो कि आपके प्राइवेट प्रैक्टिशनर आपको एडवाइस करें जो कि गवर्नमेंट नहीं लगाती वो भी लगवाएं। और दूसरी ये चीज़ है न्यूट्रिशन के लिहाज से कि जो बच्चे की न्यूट्रिशन होती है वो बड़ों की निस्बत स्टेप वाइज होती है। हम बच्चों की जो न्यूट्रिशन होती है, हम कहते हैं 6 माह तक बच्चों को सिर्फ दूध दें, पानी भी नहीं देना, और आइडली मदर फीड दें। और आपके फोरम से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को, मदर्स को ख़ास करके, कि हमारे मुल्क में मदर फीड का ट्रेंड बहुत लो है, बहुत कम होता चला जा रहा है। तो जो माँ का दूध है ना, अगर आप उसकी न्यूट्रिशन, उसके कंटेंट्स के बारे में देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ें माँ के दूध में रखी हैं जो बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जब बच्चा 6 माह का हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं दूध के साथ साथ आप दूसरी चीज़ें शुरू करें, जिसे लंपी फूड्स कहते हैं, जैसे कि कहते हैं सेमी सॉलिड, तो उसको बच्चे को चबानी ना पड़े, जिसमें आलू, दलिया, सूजी का हलवा, साबूदाना, हाफ बॉयल एग वगैरह आप दे सकते हैं। तो वो चीज़ें जो कि चबानी ना पड़ें वो चीज़ें ऐड करें। होता ये है हमारे मुल्क में कि लोगों में ये बहुत मिसकंसेप्शन है, मैंने कई दफ़ा ये कहा है कि वो दूध में समझती हैं बहुत ताकत है, वो वन वे एंड द अदर दूध ही देती चली जाती हैं। और बच्चों को जब हम कहते हैं कि दूध के अलावा वो चीज़ें दें दूसरी, तो वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब ये खाता ही नहीं है, ये बाहर फेंक देता है। देखें, आपने बच्चों को टेस्ट डेवलप करवाना होता है। अगर आपको फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि जी किसी चाइना वगैरह में या जापान में हम जाकर कहें कि हमें कोई खाना खिलाए, हम नहीं खाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टेस्ट डेवलप नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह बच्चों को आस्ते आस्ते चीज़ें देनी पड़ती हैं ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो। और जो बैलेंस डाइट है हमारे माशरे में, जो खाना बनता है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें दालें भी होती हैं। अगर एक अच्छी फैमिली है, अफोर्डेबल है, तो दालें भी बनती हैं, गोश्त भी बनता है, सब्जियां भी बनती हैं। दैट्स इनफ फॉर द बैलेंस्ड लाइफ जो है आपकी ग़िज़ा है बच्चे के लिए। होता ये है कि आजकल ये होता है कि दूध पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और आजकल जो बाहर की चीज़ें हैं कि जी मैं ये पैकेट ले आऊँ, मैं ये फ़लाना दूध डॉक्टर साहब दे दूँ, मैं फ़लाना ये मल्टीविटामिन दे दूँ। देखिए, वो मल्टीपल विटामिन देने की ज़रूरत के साथ साथ आपको बच्चे की ग़िज़ाइयत पे ज़ोर देने की बहुत ज़रूरत है। आप बच्चे को अपने घर के खाने खिलाएं। बच्चों को फास्ट फूड, जो पिज़्ज़ा हैं, बर्गर्स हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये जो जूसेस हैं, ये डब्बे वाली, ये जस्ट एस्टर्स, केमिकल नेम एस्टर्स हैं, ये मीठा पानी है, नथिंग एल्स। इसकी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती। आप कोशिश करें कि घर के खाने खिलाएं, और घर के खाने खाने की वजह से बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ज़्यादा बच्चों को ये भी मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा ना साफ़ सुथराई में रखते हैं कि जी बच्चे को ये नहीं देना, बच्चे को ये नहीं, बच्चे को खेलने दें, खेलने दें। महविश है हमारे साथ कॉलर, सवाल कीजिए महविश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। हाँ जी डॉक्टर, मेरी बच्ची है 6 साल की, तो उसके पेट में बहुत दर्द रहता है, और उसके वेट जो है ना वो 22 से 28 किलो हो गया। वो मतलब मोटी भी होती जा रही है, और हर टाइम उसके पेट में दर्द रहता है, गला खराब रहता है, मतलब पेट की ज़्यादा उसको प्रॉब्लम रहती है। कुछ भी खा ले, ज़्यादातर तो वो दूध पीती है ना, दूध के बाद अक्सर उसके पेट में इतना दर्द रहता है, और वैसे पेट पकड़ के फेंकती रहती है, और बड़ा इसका ये पेट का इशू है। मैंने उसको काफ़ी मेडिसिन भी खिलाई है, हॉस्पिटल लेके गई हूँ तो उन्होंने बोला है कि नहीं, आप इसको 2 बोतल दी मुझे कि इसको आप पिलाएं, तो शायद इसके पेट में कीड़े हैं। लेकिन ये सब मेडिसिन करने के बावजूद भी अभी भी उसके पेट में बहुत दर्द रहता है, और इसका वेट जो है वो तेज़ी से बढ़ता है।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब, एक उन पेट के बारे में क्या पेट के दर्द है, 6 साल कह रही हैं एज है और मुसलसल पेट का, और 28 kg वेट बताया उन्होंने 6 साल पे। देखें, दिस इज़ ओबेसिटी। 6 साल की उम्र में अगर बच्चे का वज़न 28-30 kg के करीब है तो वो ओबेसिटी है, मोटापे की तरफ है, ठीक है। और जो पेट दर्द है ना, ये बहुत कॉमन कंसर्न है लोगों का। पेट दर्द की ना कुछ रिजर्वेशन है, कुछ SSPs हैं। अगर बच्चे को पेट दर्द होता है 5 मिनट से ज़्यादा और उसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया नहीं है, और से कम होती है दर्द, तो फिर परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है। परेशानी वाली बात पेट दर्द में तब होती है जब बच्चे को रात को जाग जाए दर्द की वजह से, 5 मिनट से ज़्यादा हो, नाफ के इर्द गिर्द ना हो, इट कैन बी रेफर्ड फ्राम अदर साइड, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हो, जैसे कि वेट लॉस हो या कुछ चीज़ें हो, तो दैट कैन बी द रीज़न समथिंग हैपनिंग इन द एब्डोमेन, के पेट में कुछ मसला है जिसकी वजह से दर्द हो रही है। हाँ, अदरवाइज नॉर्मल, अगर 5 मिनट से कम हो रही है। क्योंकि ख़ास करके बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं या जब उनको काम कहा जाता है वो कंप्लेंट करते हैं, तो ये अब माँ बाप को पता होना चाहिए कि अगर 5 मिनट से कम है, नाफ के इर्द गिर्द है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बच्ची का वेट ज़्यादा है। आप ये देखें कि आया कि उसकी डाइट में चीज़ें क्या खा रही है, वो बच्ची ये डाइट कैसी है डाइट, कि वो बाहर से कोई पैकेट वाली चीज़ें तो नहीं खाती, कोई बर्गर्स, कोई शवारमास या कोई बाहर से चीज़ें तो नहीं लेती। इस चीज़ को प्लीज़ आप अवॉइड करें। हम आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, बच्चों का वेट अगर बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, जैसे कभी एक हमने केस भी सुना, डॉक्टर साहब किस तरह मॉनिटर करना है? अब वेट कम होने को तो हम परेशान होते हैं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना भी बच्चों का प्रॉब्लम करता है कॉज? जी बिल्कुल, ये भी मेल न्यूट्रिशन में आता है। मेल न्यूट्रिशन ये होती है कि जी बच्चे का वजन अगर कम है तो माँ बाप तो परेशान होते ही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो ये भी एक कुछ खतरे वाली बात हेल्दी है। लगते हैं, हाँ जी, बट पेल होते हैं। हाँ जी, उसमें ये होता है ना कि लोगों का ये कंसेप्ट है कि जी जितना बच्चा मोटा होगा उतना सेहतमंद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे के पैरामीटर्स होते हैं वेट, हाइट के लिहाज से, अगर वो उस पर फॉल करता है तो आपका बच्चा हेल्दी है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर भी खतरे वाली बात है, अगर कम है तो फिर भी खतरे वाली बात है। और WHO ने तो उसे एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया हुआ है ओबेसिटी को। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों में भी, बड़ों में भी, बड़ों में आपको पता है ना कि हमारे मुल्क में डायबिटीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है बड़ों में। इसकी वन ऑफ द मेन रीज़न ओबेसिटी है। और ये जो ओबेसिटी होती है स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ जी, ठीक है, ये बर्थ से स्टार्ट होती है और उन बच्चों में टेंडेंसी ये बड़ों में जाके ज़्यादा होती है जो बचपन में मोटे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो इसलिए तो बच्चों में अगर ओबेसिटी है तो उसके लिए एक तो उसकी न्यूट्रिशन के साथ साथ उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे तवज्जो दें। ठीक है, ज़्यादातर मसला मैं न्यूट्रिशन का बार बार आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला बन गया है कि लोग फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके चले गए हैं, पैकेट वाली चीज़ें लेके चले गए हैं। और वो अभी जो पिछले कॉलर था उसका मैं एक सवाल का जवाब भी उनको मैं दे दूं अगर वो सुन रही हैं तो। वो कह रही हैं कि पेट में दर्द होती है, तो ये भी देखें कि बाज़ का जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको पेशाब की इन्फेक्शन भी होती है। 20 बच्चों को पेशाब की इन्फेक्शन भी होती है, तो वो क्लैरिफाई नहीं कर सकती, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती होती कि जी ये मुझे पेट दर्द की वजह से हो रहा है या पेशाब की इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रही है। ठीक है, तो इसलिए भी अपने वो जाके ज़रूर चेक करवाएं डॉक्टर को, ताकि उसको देखें। बता दिया आपने, क्योंकि समटाइम हम वो असल में जो कॉज होती है उसको नज़रअंदाज करते हैं। फातिमा है हमारे साथ। जी फातिमा, क्या सवाल करना चाह रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी ठीक है सर। मेरा बेटा 1 साल का था, 1 साल के बाद मुझे उसको ना ये प्रॉब्लम से पता चला उसको ना गंदम से रिलेटेड इशू है। तो जब भी मतलब वो गंदम से रिलेटेड हर चीज़ उसको मना हो गई हुई है, तो मैं 6 साल से उसको लेके ना कभी किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ, कभी किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो उसको अक्सर मोशन लग जाते हैं। उसका स्पेशल आटा भी मैंने लेके दिया है जो ग्लूटेन फ्री है। तो जब भी मैं उसको रोटी बना के देती हूँ ना तो उसको मोशन लग जाते हैं। तो इसका मुझे कुछ बता दें कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। थैंक यू जी। देखें, ये जो गंदम से एलर्जी है इसे हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। ये गंदम में ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। और ये जो ग्लूटेन होता है ये गंदम के अलावा कोई और चीज़ें हैं जिसमें बारले, उसमें भी होता है, जौ वगैरह में भी होता है। तो उसमें यह है कि इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें ये जिसमें ग्लूटेन है वो बच्चे को ना दें। ठीक है। और बट अल्टरनेट पर डॉक्टर साहब क्या हो सकता है? अल्टरनेट मल्टीपल अल्टरनेट्स हैं। कॉर्न है,
राइस है, कॉर्न फ्लोर है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। और उसमें ये होता है कि आप हल्का उसकी थोड़ी सी मकदार भी देंगे, 100th टाइम भी उसकी थोड़ी सी मकदार देंगे ग्लूटेन की, तो बच्चे की आंतड़ियों पे असर करेगी। बेसिकली ये होता है कि इसकी वजह से आंतड़ियों पे असर होता है, उसमें जज़ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। जज़ब करने की सलाहियत कम होने की वजह से बच्चों का कद छोटा रह जाता है, बच्चों को खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, बच्चों को इरिटेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, बच्चे जहनी तौर पर भी एज़ कम्पेयर टू अदर बच्चे कम हो जाते हैं। उसका इलाज सिर्फ ये है, गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी और बाहर से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि पोटैटो भी है जिसमें गंदम का नहीं उसमें नहीं होता अलाउ, लेकिन उसमें भी वो कहते हैं कि जिस पे ग्लूटेन फ्री लिखा हो वो चीज़ आपने देनी है। कोई टॉफ़ियाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, कोई भी चीज़ आपने बाहर से बनी हुई नहीं देनी, बल्कि ग्लूटेन फ्री देनी है। और उस बच्चे के लिए जो आपने तवा इस्तेमाल करना है रोटी बनाने के लिए, वो भी अलहदा इस्तेमाल करना है, यानी वो जिस पे आप घर की रोटी अगर वो उस घर की रोटी में जो आप बना रही हैं उसमें भी आप ग्लूटेन फ्री आटा बनाएंगी तो वो भी हल्का सा भी चला जाएगा, उसके ज़र्रे भी चले जाएंगे, तो वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसमें सिर्फ यही है कि आपके बच्चे की कंटेमिनेशन हो रही है या वो किसी चीज़ बाहर से खा रहा है, तो आपने इसका बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, गंदम और गंदम से बनी हुई कोई चीज़ नहीं देनी, मुकम्मल तौर पर बंद करें, तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, सवाल कीजिए जी। हमारे साथ कॉलर हैं जी, नसीर साहब, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से ये मैंने पूछना है कि मेरी नवासी है 2.5 साल की और उसको कब्ज़ ज़्यादातर रहती है, बहुत ज़्यादा। हमने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन वो कब्ज़ का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत 2-3 दिन में कब्ज़ रहती है। ये मेरा सवाल है डॉक्टर से जी। देखिए, कॉन्स्टिपेशन वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ द पेरेंट्स। कॉन्स्टिपेशन होने के ना जो हैं ऑर्गेनिक काजेज़ हैं कई, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे की एज और मुताबिक क्या है, क्योंकि पीडियाट्रिक्स इस लिहाज से डिफरेंट है कि आपने एज के मुताबिक ये डिसाइड करना होता है कि काजेज़ कौन कौन सी हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि 2 ईयर्स की है बच्ची को, उसको कब्ज़ रहती है, तो सबसे पहले ये हम पूछते हैं कि आया कि उसकी डाइट कैसी है, उसका मिल्क इनटेक कितना है, उसका फाइबर इनटेक कितना है। हमारे मुल्क में फाइबर इनटेक कम होता चला जा रहा है, जैसे सब्जियां कम खा रहे हैं लोग, फ्रूट्स कम खा रहे हैं, सैलड कम खा रहे हैं, तो क्योंकि इन चीज़ें के खाने की वजह से पखाना बड़ा बनता है और बच्चे को पास करने में आसानी होती है। लेकिन जो बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं, फाइबर नहीं लेते, घर की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते, तो उनका पखाना सख्त बनता है, तो उनको कब्ज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये तो एक लीडिंग काज है इस उम्र के लिहाज से, तो ये देखें, डाइट को देखें। दूसरी चीज़ होती है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, जैसे कि थायराइड के मसले की वजह से भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। बच्चे की मोटिलिटी के होते हैं कि जो गट की मोटिलिटी है, आंतड़ियों की मूवमेंट, उसका असरअंदाज हो, उसकी वजह से भी बच्चे को कब्ज़ हो सकती है। और देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, कि जिसकी वजह से बच्चे को कब्ज़ हो सकती है। लेकिन जो लीडिंग काज है वो न्यूट्रिशन है, उसके अलावा काजेज़ हैं, ठीक है, कि जी ऑर्गेनिक काजेज़ हमें ऐसे कहते हैं। तो वो फिर आपके बच्चे की हिस्ट्री, बच्चे का एग्जामिनेशन देख के अंदाज़ा होता है कि हमने किस साइड पे चलना है। तो अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं एक दफ़ा। और इसके लिए मेरे ख्याल से अगर मुसलसल बच्चे का ये इशू रह रहा है ना, तो आपको ज़रूरी तौर पर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना है, ताकि वो तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके फिर बच्चे के इलाज की तरफ चलें। तो आज के शो का मकसद भी यही था कि कम अज़ कम आपको हम ये बता सकें कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ क्रॉनिक इशूज़ चल रहे हैं तो उसको आपने किस तरह से हल करना है। बाकी जो वायरल इन्फेक्शन के हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है। ओवरऑल जो फोकस किया गया है वो बच्चे के न्यूट्रिशन पे किया गया, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं 16 अक्टूबर, जिनकी सालगिरह है गुलाम अब्बास, मियाँ रहमान, अबू बकर उमर, बिलाल चौधरी और कुमैल हैदर। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। इसी के साथ ही आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।